अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एच एन साइंस होल ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ मोहम्मद नमान। केमिस्ट्री 10th क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम है हमारे पास, चैप्टर नंबर 9। उसका जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम किसी तरह ये बता सकते हैं कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, और आज हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो हमारे पास रिएक्शन है वो कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचता है और कब वो कंप्लीट होने के करीब होता है, कब वो कंप्लीट नहीं होता, या हमारे पास जो केसी की जो वैल्यू होती है उसके कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास जो प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन है वो क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारे पास, कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो प्रेडिक्ट कर रही होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। इट इंडिकेट, वो शो करती है कि जो एक्सटेंट है रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये हमेशा ये शो करती है कि हमारे पास जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। इन फैक्ट मेजर हाउ फार द रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इन अगर जनरल बात की जाए तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास। अब वो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी हमारे पास, वो 3 पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि हमने ये देखना है कि इफ़ इन जनरल, अगर जनरल बात की जाए, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन एज एक्सप्लेन बिलो। जो नीचे जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो इसको समझने से पहले ना आपको 3 बातों का पता होना चाहिए। वो 3 बातें क्या हैं हमारे पास, वो 3 बातें जो हैं हमारे पास ये होती हैं। हमारे पास जो वैल्यू होती है वो एक्सटेंट के लिए, एक तो ये होगा कि हमारे पास बड़ी लार्ज वैल्यू होगी, या एक ये हो सकता है कि हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू होगी। या सेम टाइम ऐसा होता है कि नीदर लार्ज और नीदर स्मॉल, यानी कि इक्वल अमाउंट में होती है। तो तब क्या होगा, अगर लार्ज है तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 10 की जो पावर है वो 22 आ जाती है। 10 की पावर जो है, हम अगर देखते हैं कि हमारे पास जो 10 की जो पावर है, 10 की जो पावर है वो 22 आ जाती है। अगर 22 है तो अगर उस 22 के साथ साइन जो आ जाता है वो प्लस का आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही लार्ज वैल्यू होती है। और अगर हम स्मॉल वैल्यू की बात करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो 10 की वैल्यू है वो माइनस में आ जाए, यानी कि -9 या -22 कह सकते हैं, इसे -22 हो जाए, तो तब क्या कहेंगे हम, जो वैल्यू होगी स्मॉल होगी। अगर 10 की जो वैल्यू है +22 होगी तो उसका मतलब है कि हमारे पास लार्ज वैल्यू है। अगर 10 की वैल्यू जो है तो हमारे पास -22 है। अब ये 10 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास एक केसी की वैल्यू होती है। केसी कांस्टेंट था, उसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वैल्यू जब हम कंसंट्रेशन जब हम ऐड करते थे तो केसी की वैल्यू निकलती थी। और केसी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ जाती है तो वो लार्ज होगी, और अगर नेगेटिव में आ जाती है तो वो स्मॉल होती है। और अगर समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है 0.22 आ जाती है, तो ये हमारे पास नीदर नॉट स्मॉल होती है और ना ही ज़्यादा जो है हमारे पास वो होती है। तो हम इसे जनरल कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 की जो वैल्यू है, 10 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, प्लस में आ जाती है, 22 हो जाती है, तो हमारे पास क्या होगा, लार्ज होगा। और अगर जो है वो स्मॉल हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, क्या वो माइनस में चली जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड एक सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इफ़ अ रिएक्शन हैज़ लार्ज वैल्यू। कि हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी वैल्यू जो है वो लार्ज है केसी की, क्या उसका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा, और होगा तो क्यों होगा। और सेकंड जो इसी से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है, वाई रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, कि रिएक्शन जो है वो कैसे कंप्लीशन की तरफ मूव करता है। तो इसको अगर हम देखते हैं, तो इसको देखने से पहले हम अगर इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है पहला हमारे पास। तो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी में क्या है कि हमारे पास जो लार्ज वैल्यू है, द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल। कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। इस बात को आपने गौर करना है कि हमारे पास जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। कि जैसे एक सिंपल सा है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जिसकी केसी की वैल्यू आती है 2.2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 22। हम पीछे बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी, 10 के पावर 22 प्लस में होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लार्ज वैल्यू होती है। अब इसमें जनरल क्या होता है कि हमारे पास जो
प्रोडक्ट होती है कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो निगलिजिबल हो जाती है। निगलिजिबल हो जाने से क्या होगा कि Kc की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम यही कहते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है, जो क्या होता है, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमने ये कहा था कि वाई रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, उसका यही मतलब होता है कि द लार्ज वैल्यू जो इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारे पास जो कोई भी रिएक्शन है वो एक डिफरेंट पोजीशन पर कंसिस्ट करता है। ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर निगलिजिबल, कि उसका ये पता नहीं हो रहा होता कि कब वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है और कब ये क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये जनरली एक चीज़ आ जाती है। और इसी में ही एक चीज़ जो है वो और बताई गई है कि हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है। ये रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है? रिएक्शन मिक्सचर ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल एक रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिएक्शन मिक्सचर कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है वो हमारे पास रिएक्टेंट मिक्सचर कहलाता है। तो हम आगे सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो वाई रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, तो कोई भी रिएक्शन जो है वो कब कंप्लीट नहीं होता, कि कब कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, स्मॉल Kc की अगर वैल्यू जो है वो स्मॉल आ जाती है तो क्या होगा, व्हेन Kc वैल्यू रिएक्शन इज स्मॉल इट इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टेब्लिश। जैसे ही इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज निगलिजिबल। कि हमने जो ऊपर पढ़ा था उसमें यह था कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों निगलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इसमें सम डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे अमोनिया है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो ये कहता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं ये अभी कुछ ही, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 रिएक्टेंट है, इस 20 रिएक्टेंट में से वो कहता है कि सिर्फ 2 या 3 या हमारे पास 4 जो हैं वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाता है। कि कोई भी, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो वापस प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसमें Kc की जो वैल्यू होती है हमारे पास, अगर हम Kc की वैल्यू देखते हैं तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उसमें से कुछ रिएक्टेंट यानी कि स्मॉल अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की कन्वर्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी और इसके अभी रिएक्टेंट बहुत सारे पड़े होंगे, जबकि जो प्रोडक्ट है वो जो है वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसकी जो Kc की वैल्यू है वो कितनी आती है, तो उसको हम देख लेते हैं कि Kc की जो वैल्यू होती है इस रिएक्शन में, अगर हमारे पास स्मॉल होगा तो 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और हमने कहा था कि जो Kc की वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है तो उसका ये मतलब होता है कि वो स्मॉल होती है। उसका मज़ीद देख लें कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है Kc की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, यानी कि स्टार्ट में कहता है व्हेन वैल्यू ऑफ Kc ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, ये हमेशा इंडिकेट कर रहा होता है कि रिएक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। क्या होगा, विद वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कुछ रिएक्टेंट स्मॉल छोटी सी अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट जो है वो बचे हुए होंगे और कुछ जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो निगलिजिबल होंगे और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते। कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो पड़े होते हैं तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कैसे हो सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है वह हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नीदर स्मॉल और नीदर जो है वो लार्ज होती है, कि ना तो बड़ी होती है ना ही वो छोटी होगी। तो इसका ये मतलब होता है कि सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट at equilibrium position. For example, it indicates that rate of decomposition of N2O4 हैज़ डिकम्पोजिशन की वजह से डिकम्पोजिशन होता है तो वो कंपेरेबल ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या ये इधर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ये रिएक्टेंट जो हैं वो इधर कन्वर्ट हो रहे होते हैं और फिर प्रोडक्ट वापस इधर डिकम्पोज हो रहे होते हैं और उसमें जो वैल्यू हो जाएगी Kc की 0.21 होती है। तो हमने ये भी कहा था कि अगर हमारे पास नीदर लार्ज और नीदर स्मॉल होगी तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो पावर्स में नहीं आती, एक जनरली सिंपल सी वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc अगर इज नीदर स्मॉल और नीदर लार्ज होगी तो उसमें Kc की वैल्यू 0.21 होगी और हमारे पास जो ये रिएक्शन होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों जो है इक्वल डायरेक्शन के अंदर होता है। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। स्टे एट होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।